अध्याय 86 रसातल का सर्किट। ओलिवर अभी भी पीड़ित था जबकि बिल्ली उसे खोज रही थी। उसका शरीर समय समय पर हिलता और ऐंठता था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई थीं, हिलने डुलने से भी इनकार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके शरीर के हर हिस्से की सर्जरी कर रहा हो, जबकि वह बिना किसी एनेस्थेटिक्स के सचेत और जीवित था। वह केवल दर्द को सहन कर सकता था क्योंकि उसकी नसें और ऊतक गंभीर दर्द सहन कर रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा कि इसे सहन करना चाहिए क्योंकि यह उसकी अपनी भलाई के लिए है। उसके मन में एक डूबती हुई भावना प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वह जो कुछ भी महसूस और देख सकता था वह शून्य था। उसका मन और शरीर अब रसातल से जुड़ चुके थे। वह रसातल की बहुत गहराई में डूब रहा था। बस एक बहुत ही छोटे से उदाहरण के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने डूबते हुए अस्तित्व की सबसे बुरी राक्षसी घटनाएं देखीं। एक सेकंड से भी कम समय के लिए उन्हें देखते ही उसका शरीर कांपने लगा, उसके दिल को ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जैसे वह डूबता जा रहा था, उसके शरीर, दिमाग और दिल के भीतर कुछ बदल रहा था। उसने ये कल्पना करने का साहस नहीं किया कि वे भयानक प्राणी कितने भयानक हो सकते हैं। वे राक्षस निश्चित रूप से मनुष्यों या राक्षसों के दायरे से परे थे। वे सच्चे दुष्ट थे, केवल उनका अस्तित्व ही ब्रह्मांड का भ्रष्टाचार था। जैसे जैसे वह डूबता जा रहा था, उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। फिर भी किसी अजीब कारण से उसे अपने अंदर एक परिचित एहसास महसूस होने लगा था। क्या वह भी भ्रष्ट हो रहा था? वह नहीं जानता था, और वह केवल प्रतीक्षा और प्रतीक्षा ही कर सकता था। उसके शरीर में सुधार होता रहा, वह रसातल का सच्चा सर्किट बन गया। ब्रह्मांडीय शून्य तक टकी क्षमता 1, ब्रह्मांडीय रिक्तियों पर प्रभुत्व। विवरण: न केवल अंधेरे पर बल्कि ब्रह्मांड के बीच के विशाल शून्य पर भी नियंत्रण प्रदान करता है। अंधकार तत्व का श्रेष्ठ रूप शून्य खुला। क्षमता 2, अंतरायामी पोर्टलों का मास्टर। विवरण: स्वामी अब एक ही आयाम तक सीमित नहीं है। तत्काल परिवहन के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। महारत के स्तर पर निर्भर करता है। क्षमता 3, मौत को छुपाना। विवरण: इसमें बड़े पैमाने पर अत्यधिक भय उत्पन्न करने की शक्ति है, जो संपूर्ण युद्ध क्षेत्रों या यहाँ तक कि संपूर्ण सेनाओं को प्रभावित करता है। डर अब एक मनोवैज्ञानिक पहलू नहीं है, बल्कि एक मूर्त शक्ति है जो लक्ष्य को कमजोर करता है और मालिक को मजबूत करता है। क्षमता 4, रसातल का सर्किट। विवरण: उपयोगकर्ता का शरीर अब खुल गया है और एक रसातल सर्किट बन गया है। रसातल अनंत है, उपयोगकर्ता भी अनंत है। उपयोगकर्ता को रसातल से शक्तियों का संचालन करने की अनुमति देता है। शरीर एक सर्किट बन गया है जो रसातल की ऊर्जा को इसके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता सीधे रसातल, हर चीज के अंत से जुड़ जाता है। क्षमता 5, तलीय कारावास। विवरण: अज्ञात। क्षमता 6, उल्टा एंटी होल। विवरण: अज्ञात। क्षमता 7, श्वेत क्षेत्र। विवरण: अज्ञात। जब ओलिवर बेहोश था तो विभिन्न स्थानों पर बड़ी उथल पुथल हो रही थी। पहला स्थान कक्ष था जहां मुख्य न्यायाधीश और अन्य लोग नादिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे वहां थे क्योंकि नादिया नई शक्तियों को जागृत कर रही थी और रैंक -1 के लिए सफलता हासिल कर रही थी। बुजुर्ग और प्रधान न्यायाधीश उसकी प्रगति की गति से काफी प्रभावित और आश्चर्यचकित थे। वह केवल 7 वर्ष की थी और पहले से ही रैंक 1 ओझा थी। वे अपने 20वें वर्ष तक रैंक 1 के दायरे तक नहीं पहुंच पाए। ये देखा जा सकता है कि वह कितनी राक्षसी थी। वह शायद रैंक 1 तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक थी। और इतना ही नहीं, उसका एस्पेरा काफी मजबूत था। वह महान एस्पेरा प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह अन्य प्रतिभाओं से कहीं ऊपर थी। अपने भाई बहनों में वह निश्चित रूप से सबसे बड़ी प्रतिभा थी। वे सभी उसे एक शिष्या के रूप में चाहते थे, लेकिन अफसोस, वह विशेष थी। उस पल वे सभी अचानक कांप उठे। प्रधान न्यायाधीश की भौहें तन गईं क्योंकि उसे अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते महसूस हुए।
वह तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और कक्ष के बाहर दिखाई दिया। जैसे जैसे उसका खून ठंडा होता गया, उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होने लगीं। उसने आकाश की ओर देखा, और वह गुप्त अंधेरा था। वह आकाश में भारी मात्रा में शून्य तत्व को महसूस कर सकता था। जैसे ही उसने इन बादलों के बरसने की कल्पना की, उसके हाथ कांपने लगे। बारिश में शून्य के गुण समाहित होंगे, एक ऐसा तत्व जिसे विनाश का दूसरा नाम कहा जाता है। उसे अत्यधिक भय का एहसास हुआ और उसने घबराकर कक्ष को अपने एस्पेरा से ढक दिया और तुरंत उस पर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। मिस नादिया अभी भी अंदर अपनी सफलता से गुजर रही थी, और इस समय उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत बड़ों से संपर्क किया, और वे सभी अचानक हुई घटना से समान रूप से आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों को ये भी संदेह था कि राक्षसों ने विशेष रूप से मिस्टिक पर्च कबीले को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला किया था। मुख्य न्यायाधीश भी एक सामान्य बुजुर्ग था, इसलिए वह केवल असहाय होकर सुन सकता था क्योंकि वह अपने वरिष्ठों को सिद्धांत बनाते हुए सुन रहा था। वे इस समय कुलपति के संपर्क में नहीं थे क्योंकि वह किसी काम से बाहर थे। शांत हो जाओ, पहले अवरोध निर्माण को सक्रिय करो। हम अपनी अगली कार्रवाई ठीक से तय करेंगे। सर काइल को ओझाओं की एक टीम का नेतृत्व करने और कबीले के हर कोने का निरीक्षण करने और जिस किसी पर भी संदेह हो, उसे पकड़ने के लिए कहें जो इस घटना या राक्षस से जुड़ा हो सकता है। हाँ, बड़े। संचार उपकरण के दूसरी ओर मौजूद बुजुर्गों में से एक ने तुरंत उसकी बात मान ली। एक अन्य बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा मानना है कि इसका राक्षसों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जिस स्तर की सुरक्षा है, केवल एक आपदा स्तर का राक्षस ही इस जगह में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। उसकी बात सुनकर बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। वह सही है, यहाँ तक कि एक विनाशकारी वर्ग का राक्षस भी प्रवेश करने में संकोच करेगा। सर्वश्रेष्ठ ओझाओं से भरी यह जगह आसानी से इसके जीवन को खतरे में डाल सकती है। मुझे लगता है कि हमें इसकी अधिक गहराई से जांच करनी चाहिए। अब मुझे याद आया, कुछ साल पहले क्या ऐसा कुछ अशुभ भी नहीं हुआ था? उस समय कबीले के सम्मानित अभिभावक इसे हल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गए थे। मैंने बाद में उनसे इस बारे में कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं। क्या हो सकता था? मेरा मानना है कि हमें इस बारे में सीधे कबीले संरक्षक से पूछना चाहिए। किसी ने सुझाव दिया। कहानी खत्म। अलविदा।